बोलो हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट में हम लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पहुंच गए थे। कहां पे? हमने कंप्लीट किया था हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। याद है सबको? होमवर्क किया क्या सबने? जिसने होमवर्क नहीं किया ना, उसके लिए जो पैदा हुआ है ना, उसको मिलेगा ही नहीं। याद रखना, जो होमवर्क नहीं करेगा उसके लिए जो पैदा हुआ है इस दुनिया में, तो उसको मिलेगा ही नहीं, भरे मंडप से भाग जाएगा। याद रखना, ठीक है? फिर मेरे को मत बोलना सर ऐसी बद्दुआएं क्यों देते हो करके। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? सर दूसरे से काम चला लेंगे ना। हो ही नालायक तुम, किसी के पास तो लिस्ट बनी पड़ी है, हाँ है ना? दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। जिस कदर चाहे, वाह वाह बोलो, वाह वाह। जिस कदर चाहे मैं तुझको प्यार जताऊंगा, जिस कदर चाहे मैं तुझको प्यार जताऊंगा, तू पट्टी है तो ठीक, वरना तेरी छोटी बहन को पटाऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो फोकस। लाइफ में पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर आते जाता रहेगा सब, ठीक है? सो आर यू गाइज रेडी? एक मिनट होल्ड करो, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है। ओके, आज हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया है वो पर्सन छोड़ के और कितने लोग हैं जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या परफॉर्म कर सकते हैं। तो बोला गया है जिंदगी के अंदर, सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस खुद प्रॉमिस और करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने करना चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा, प्रॉमिस और का एजेंट कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल वाला नहीं होना चाहिए। एजेंट, अब इसमें से ये वाले जो सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये सब के सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉमिसर के बिहाफ पे, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑन पर्सनल स्किल, नॉट डिपेंड्स ऑन काय पे, बोले एक बार जो से पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो फिर वो प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते समझ में आएगा। नाम बोलो बेटा। आशीष, आशा। अब आशा की समझो शादी थी, ठीक है, बहुत धूमधाम से करनी थी। आशा ने जितने पैसे कमाए करोड़ों रुपए शादी में लगा दिए, और कॉन्ट्रैक्ट किया ऋतिक रोशन के साथ में कि ऋतिक रोशन आएगा और आशा की शादी में डांस करेगा। टाइम पे ऋतिक रोशन आया नहीं, उसने खुद के एजेंट राजपाल यादव को भेज दिया। बोलो ना हाँ या ना? तो उसका डांस चल जाएगा जीवन में? आशा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलना, कंफ्यूज है क्या जीवन में? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऋतिक रोशन की जगह पे राजपाल यादव चल सकता है क्या? नहीं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल के ऊपर आ जाता है, काय के ऊपर आ जाता है? पर्सनल स्किल, तो वो उसी पर्सन ने परफॉर्म करना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? हाँ, लेकिन पर्सनल स्किल नहीं है, एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसको ऑथोराइजेशन दिया है आपने वो कर सकता है, या कोई भी ज्वाइंट प्रॉमिसर कर सकता है। व्हाट इज ज्वाइंट प्रॉमिसर? सर ज्वाइंट, व्हाट इज ज्वाइंट प्रॉमिसर? मौन व्रत तो ऐसे धारण कर लेते हो ना तुम, जैसे मैंने तुमको क्या ही पूछ लिया जीवन में। क्या होता है ज्वाइंट प्रॉमिसर? पार्टनर होता है। जाने कोई आएंगे आज उधर ही जाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज को तुमने याद रखना, ठीक है। इसके बाद में टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ याद आया ये देख के? कुछ याद आया ये देख के कि यार कुछ
इसको किधर सुनेला ऐसा लग रहा है क्या? अरे बोलो ना, हाँ है ना? कहाँ देखा है इसको? गजनी सुना है? गजनी, गजनी सुन, उसको याद रहता है 15 मिनट। जाओ जरा पीछे रजिस्टर में खंगालो, कुछ ऐसा लिखा है क्या अपन ने? टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, याद है? उसके बाद में टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, कुछ सुना सुना सा लागे? इसके लिए मैंने कंबाइंड डायग्राम दिया था दिशा का। पन्ने भी ऐसे पलट रहे मेरे तरफ गुस्से से देख के। दिखा वो डायग्राम? दिखा नहीं दिखा? पढ़ के देखो जरा, उसको याद आ रहा है कुछ? दिखा? मेरे को नहीं देखना है, उसको पढ़ना है भिखारी। वो पेज पेज खुल ले, मेरी तरफ देख रहा है। कुछ याद आया? अच्छा, कुछ याद है? अच्छा, इसकी कोई याद दिमाग में बनी है क्या? दिमाग के किसी कोने में इसकी एक आधी याद है? वो आई अभी? मेरे को बताओ कौन सा नशा करके बैठते हो तुम? मेरे को एक बार बताओ, खुद मैं जो सवाल पूछता हूं तुम हाँ हाँ है, क्या है? कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? उसमें क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1 एज पर एग्रीमेंट, पॉइंट नंबर 2 एज पर रीजनेबल केस, तीसरा एज पर, और चौथा एज पर नहीं है। कंफर्म? तीसरा एज पर क्या था? क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? यही एक्सेप्टेंस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। कुछ याद आया? जोर से बोलो। लेट्स गो। अब इसके बाद में मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है जाइंट प्रोमिसोर। कौन बोले एक बार जोर से? जाइंट प्रोमिसोर। आर यू गाइस रेडी? डू यू वांट टू गो मैड? लेट्स गो, फोकस। ठीक है, तुमने वो मूवी देखा है, वो वाला? अरे ना ले लो, वो मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, झेडन एमडी। नहीं देखा? अरे वो है ना, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो लग गई है तुम्हारी, परछाइयां लेके चल रहे हो तो लग गई है तुम्हारी। अरे बोलो ना, हाँ है ना? ओ उड़े खुले आसमां के ख्वाबों के पर, देखा है वो मूवी? वो स्पेन वेन में जाके टमाटर वमाटर फेंक के मारते रहते, सांड के आगे भागते रहते। बोलो हाँ या ना? समझो एक हाथ सांड ऐसे आ गया, सच में तुम समझ में आ रहा है सबको? मार के जाएगा, सिंग 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 मार के जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो झेडन एमडी, अगर तुमने देखा होगा तो झेडन एमडी में 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन? ऋतिक, मैं आ रहा हूँ जादू, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फरहान, फरहान था ना मूवी में? अरे बोलो। और तीसरा अभय देओल, ऐसा ना? सो 3 लोग थे, और 3 लोगों ने मिलके एक गाड़ी रेंट पे ली थी। लड़की रेंट पे नहीं ली थी, भिखारी। कैसे लोग हैं यार ये? कुछ नहीं हो सकता इनका। सो एक गाड़ी रेंट पे ली थी, ऐसी वाली, ऐसे ओपन रूफ वाली, याद है सबको? ठीक है, ऐसी गाड़ी ली थी, बेंटली थी ना वो, इधर बी लिखा है बेंटली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। ये इधर ऋतिक बैठा है, और इधर जादू, जादू। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ?
सो बेसिकली फरहान और अभय भी नबे रुके, हाँ। तो इन्होंने गाड़ी रेंट पे ली थी, बोलो यस और नो। अब समझो इन्होंने गाड़ी रेंट पे किससे ली, तो इन्होंने गाड़ी रेंट पे ली कटरीना से। किससे ली बोले एक बार उसे, कटरीना से इन्होंने गाड़ी रेंट पे ली। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब ये तीनों ने मिलके कटरीना से गाड़ी रेंट पे ली। समझो गाड़ी का रेंट है 90,000 रुपीज। 90,000 का एक बार उसे रुपीज। ऋतिक, फरहान, अभय आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोमिसोर्स। तीनों ने मिलकर गाड़ी रेंट पे ली है, बोलो हाँ है ना। सो 2000 कॉल्ड एज का एक बार उसे जॉइंट प्रोमिसोर। अगर ये तीनों जॉइंट प्रोमिसोर है तो मुझे एक बात बताओ, तीनों ने पेमेंट एक साथ करना चाहिए, बोलो नहीं सर नो। तो ऐसे सिचुएशन में मैं परम्यूटेशंस ले रहा हूं, ऋतिक, फरहान, अभय, ठीक है। इसमें अब मैं लिख रहा हूं व्हाट वाज देयर ओरिजिनल लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी बोले एक बार उसे, ओरिजिनल लाइबिलिटी। कैन यू टेल मी ओरिजिनल लाइबिलिटी कितना है? 30,000 ऋतिक का, 30,000 फरहान का एंड 30,000 अभय का। एंड टोटल लाइबिलिटी अगर आप कंसिडर करो तो कितना था बोले एक बार उसे, 90,000। बोलो हाँ या ना। अब इसमें से समझो लेट्स से अगर ऋतिक टपक गया, जादू उसको लेके उड़ गया, ऋतिक जादू उड़ गया, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ऋतिक इज नो मोर, केस नंबर 1। अब ऋतिक अगर टपक गया, या चलो ऋतिक मर गया, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट मर गया, तो ऐसे सिचुएशन में फरहान और अभय कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? जोर से बोलो, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 45,000 फरहान कंट्रीब्यूट करेगा एंड 45,000 कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अभय। हालांकि ऋतिक का जो नॉमिनी है जादू, कौन बोले एक बार? जादू। इफ ऋतिक इज नो मोर, तो ऋतिक का जो क्या बोले एक बार उसे, नॉमिनी है, कौन बोले एक बार जो से, जादू। he will be liable to फरहान for rupees 15,000, he will be liable to अभय for rupees कितना बोले एक बार जो से, 15,000। टोटल रेंट 90,000 ही होगा। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले सर नो। दूसरा वाला केस, केस नंबर 2। समझो ऋतिक जो था, सॉरी, समझो ऋतिक जो था केस नंबर 2 के अंदर वो मरा नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया। वो क्या हो गया बोले एक बार जो से, इंसॉल्वेंट। जोर से बोलो क्या हो गया बोले एक बार, इंसॉल्वेंट। और उसके असेट में से रिकवर हुए सिर्फ रुपए 10,000। कितने रिकवर हुए? 10,000। तो मुझे एक बार बताओ फरहान कितना पे करेगा? सब जन बोलेंगे कितना पे करेगा? 90 में से 10 गए, 80 बचे, 80 में से 40,000 कौन पे करेगा? फरहान। एंड 40,000 कौन पे करेगा? अब है। और टोटल रेंट कितना रहेगा? 90,000। पर ऋतिक तो इंसॉल्वेंट है, बोलो हाँ या ना। क्या इस सिचुएशन में ऋतिक ने फरहान को और ऋतिक ने अभय को कुछ भी देने की जरूरत है क्या? नहीं। उसके असेट में से जो 10,000 रिकवर हुआ वही फाइनल माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। उसके बाद में केस नंबर 3 ने, केस नंबर कौन सा बोले एक बार उसे, 3। इसके अंदर समझो ऋतिक जिंदा था, जिंदा है, और ऋतिक ने कटरीना को, किसको बोले एक बार उसे, कटरीना को 90,000 खुद पे कर दिए। कितने खुद पे कर दिए बोले एक बार उसे? 90,000 खुद पे कर दिए, पूरे के पूरे, क्योंकि कटरीना बहुत पीछे पड़ी थी। ऋतिक यार नो प्लीज ऐसे नहीं, हाँ मला पाहिजे, ठीक है। सो फोकस फोकस, अरे पैसा चाहिए था ना उसको 90,000 रुपीज, बोलो हाँ या ना। तो ऋतिक ने उसको कितना दिया बोले एक बार उसे? 90,000। सवाल यह है क्या ऋतिक फरहान से और क्या अभय से ये 90,000 रिकवर कर सकता है? यस। फरहान से कितना रिकवर करेगा? जोर से बोलो 30,000। और अभय से कितना रिकवर करेगा? 30,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो सुनो। केस नंबर 4। समझो ऋतिक जो है वो केस नंबर 4 में मर जाता है, और ऋतिक मरने के बाद उसका जो नॉमिनी है उसके पास में जो ऋतिक की प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी में से सिर्फ 20,000 ही बचते हैं। प्रॉपर्टी में से 20,000 बचते हैं ऋतिक के प्रॉपर्टी से। वैसे नॉमिनी के पास बहुत पैसा है, नॉमिनी एकदम रिच है, ठीक है, उसके पास खुद का पैसा बहुत है, नॉमिनी को कोई दिक्कत नहीं है, पर ऋतिक के प्रॉपर्टी में से कितने बचते हैं? 20,000।
तो मुझे एक बात बताओ, फरहान कितना पे करेगा? जोर से बोलो, कितना पे करेगा? 35,000। मुझे एक बात बताओ, अभय कितना पे करेगा? जोर से बोले एक बार, 35,000। और नॉमिनी कितना पे करेगा? 20,000। क्या नॉमिनी को फरहान को कुछ देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऋतिक की असेट में से जितना रिकवर हुआ उतना ही पे करना है। टोटल रेंट कितना बोले एक बार उसे? 90,000। जादू समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तो ये 4 केसेस तुमने याद रखने चाहिए फॉर द जॉइंट प्रॉमिस ऑफ। समझ में आया पक्का? जोर से बोले सर नो। एवरी काइंड ऑफ परम्यूटेशन हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? एक और कर लेते हैं केस। लेट्स से केस नंबर 5, ऋतिक एंड फरहान, ये दोनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। फरहान भी क्या हो जाता है बोले एक बार उसे? इंसॉल्वेंट। ऋतिक के असेट में से 5,000 ही रिकवर होता है, फरहान के असेट में से 10,000 रिकवर होता है। अभय अभी भी सॉल्वेंट है, तो जो होता अभय को कितना पे करना पड़ेगा? जोर से बोले एक बार, 75,000। टोटल रेंट कितना होगा? 90,000। मुझे एक बार बताओ, ऋतिक को अभय को कुछ देने की जरूरत है क्या? नहीं। फरहान को अभय को कुछ देने की जरूरत है क्या? नहीं। जितना रिकवर हुआ उतना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। नेक्स्ट वाला केस नंबर 6, ऋतिक इंसॉल्वेंट हो गया, फरहान इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्टेजियस डिसीज। बोलो हाँ या ना? कॉन्टेजियस था इसलिए अभय भी इंसॉल्वेंट हो गया। वो दोनों एक ही ट्रिप पे गए थे ना, एक साथ ही गए थे ना, तो जल्दी फैलता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब ऋतिक के असेट में से रिकवर हुए 10,000, फरहान के असेट में से रिकवर हुए 5,000, अभय के असेट में से रिकवर हुए 20,000। तो मुझे एक बात बताओ, बचा हुआ पैसा? ये तो कितना जमा हुआ? 35 हुआ ना? बचा हुआ पैसा? बचा हुआ पैसा तुम नेट 35,000 ही पे करोगे। तुमको और ज़्यादा कुछ पे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। मतलब कोई एडिशनल पेमेंट की ज़रूरत है? नो नो नो। बस इतना ही 35,000 आपने जो दिया वही काफ़ी रहेगा। आइडिया क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अरे जोर से सर नो। यहाँ तक आइडिया पक्का क्लियर है? चलो मैं चाहूँगा इतने केसेस लिख के रखो। गो फॉर इट फास्ट। ऋतिक फरहान भाई को अच्छे से ड्रॉ करना। कटरीना खूबसूरत दिखनी चाहिए और कार तो उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। हो गया ड्रॉ? फास्ट ड्रॉ करना तुरंत से भी पहले।
ड्रॉ करो, ड्रैग करो नीचे। आगे जीबी सर नहीं आने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि जल्दी वो क्लास लेने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला है कि आज के दिन फिर छुट्टी ले लो। कल गणपति है ना तुम्हारा? हाँ, तो उन्होंने बोला है कि गणपति भी होगा तो उस वजह से छुट्टी ले लो। कल तो वैसे भी छुट्टी है तुमको, ठीक है। तो परसों सीधा जीबी सर आपसे मिलेंगे। कल मेरी भी कल सभी की क्लास नहीं है ना? कुछ बताया नहीं है क्या? नहीं, कल छुट्टी रहेगा, कल गणपति बैठ रहे हैं ना, उस वजह से। यस, मेन एमटी सर सब मैनेज करते हैं, वो है नहीं तो हमें वो हमको डायरेक्शन देते हैं, तेरे को एक क्लास लेना है, मैं बोलता हूँ जी सरकार। मीटिंग इज गोइंग ऑन बट माइक्रोफोन एंड वीडियो इज ऑफ। आवाज नहीं आ रही है क्या? तो क्या चक्कर है जीवन में? चलो, याद रखो क्या बच्चों? हेलो हेलो हेलो, वो नहीं काम कर रहा है, बोले ऑडियो और वीडियो दिखा ही नहीं रहा है लाइव स्ट्रीम वालों को। नहीं आ रहा है ना ऑडियो वीडियो? आ रहा है या नहीं आ रहा है? उधर बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली। चलो, डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ूँ मैं पक्का? ओके, स्टार्ट करूँ? चलो, सो ये हो गया जॉइंट प्रोमिसोर। अब जॉइंट प्रोमिसोर के रूल्स लिख लो। ये तो अपन ने डेफिनेशन में, ये काय में समझा है अपन ने, केस में, पर आप एग्जाम में लिखोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप रूल्स लिख लो, आंसर राइटिंग पॉइंट कि जॉइंट प्रोमिसोर के लिए आपको लिखना क्या है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 लिखना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 1, द जॉइंट प्रोमिसोर्स
are jointly liable, the joint promisors are jointly liable, for payment of the debt, the joint promisors are jointly liable for payment of the debt in the ratio as agreed, क्या बोले एक बार, agreed, and if not, अगर रेशियो एग्री नहीं किया गया तो कौन से रेशियो में, if not in the equal ratio, joint liable in the ratio as agreed, if not in the equal ratio. फुल स्टॉप लिख लिया सबने. पॉइंट नंबर 2, if in case one joint promisor makes a payment of the debt, on behalf of other joint promisors, he have a right to recover the entire amount, from other joint promisors, as per the ratio. He has the right to recover the entire amount as per other joint promisors, as per क्या बोले बाजू से, रेशियो. लिख लिया सबने, बोलो हाँ है ना. पॉइंट नंबर 3, if in case the creditor relieves any of the joint promisor, relieve मतलब छोड़ दिया. If in case creditor relieves any of the joint promisor, this will not discharge other joint promisors. Full stop. Next point. If any joint promisor gets insolvent, and his assets are not sufficient to pay the portion, the other joint promisors will be liable for payment of such a portion. लिख लिया सबने, जोर से बोले सर. नो. नेक्स्ट पॉइंट, if all joint promisors are insolvent, then creditor can recover the amount in proportion to the assets. क्या बोले एक बार, assets.
in proportion to assets. Next point. Next point. If any joint promisor is deceased, if any joint promisor is deceased, his nominee will be liable for his portion. His nominee will be liable for his portion. His nominee will be liable for his क्या लिख बाजू से portion. लिखा सबने. But only up till the amount. But only up till the amount. But only up till the amount inherited as an asset. Inherited as an asset from such a deceased promisor. Inherited as an asset from such a deceased क्या मतलब बात उसे promisor. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोले सर. Now next point. If any joint promisor is deceased, if any joint promisor is deceased, if any joint promisor is deceased and the assets are insufficient, the assets are insufficient to meet the portion, the assets are insufficient to meet the portion assets are insufficient to meet the केवल एक बार जो से portion, the other joint promisors will be liable, the other joint promisors will be liable for such a portion. Other joint promisors will be liable for such a portion. Full stop. लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? ये चीज होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं आगे. नेक्स्ट वाला आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स? नीचे हेडिंग डालो रजिस्टर में, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. कभी सुना है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स? क्या होता है बोलो? नहीं पता? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स नहीं सुना है तुमने सच में? हाय हाय, दर्शन करे. क्लास ऑफ लॉ. आर यू देयर? हाय बॉस, व्हाट्सअप है. हेलो, खाना खा के आए हो क्या तुम? तो भूख लगी है तुम्हें? अच्छा, खाना नहीं खाए और भूख भी नहीं लगी है. मतलब कैसा आंसर हुआ जीवन में ये? अरे तुम जिंदा हो? हाँ है थोड़े से, तो थोड़े अभी तो दिख लग तो रहा है थोड़ा. कैसा कैसे का? तुम एक काम करो, कल से ना सब लोग एक एक रेड बुल मार के आया करो, बिना कुछ मिक्स किए. ठीक है? एक एक लगा के आने का रेड बुल. ठीक है? तो कैसा है? इट विल गिव यू सम विंग्स. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इधर आके कुछ आंसर तो भी दोगे, नहीं दिया एटलीस्ट उड़ोगे तो भी इधर उधर. समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना. इसको भी आंसर. चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज चली जाएगी एक आध दिन. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आर यू गाइस रेडी? ओके, फोकस फोकस. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे. फोकस. मैं क्या कह रहा हूं पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, फोकस करना अच्छा तरीके से. आर यू गाइस रेडी? समझो अभी तुम्हारा फाउंडेशन का बैच हम ले रहे हैं और हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया. कौन सा बैच बोले एक बार? स्पेशल. सर क्या खास बात है ये बैच में? कुछ नहीं. बैच की एक खास बात है, अकाउंट की फीस है ₹7 करोड़. ठीक है? उसके बाद में मैथ्स की फीस है ₹10 करोड़. उसके बाद में लॉ, मैं गरीब आदमी हूं
ज्यादा नहीं ले सकता मैं, रुपीज सिर्फ नहीं, ज्यादा नहीं, 5 करोड़, ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हावरेट पड़ा नहीं, क्लियर है। और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स विजय सर और ऋषभ सर बीसी के 15 करोड़, क्योंकि दोनों खतरनाक लोग हैं ना, हाँ है ना, एक देखने में भी अच्छा दिखता है, बोलो हाँ है ना। सो 15 करोड़, तो हमने ऐसा टोटल तुमको फीस बोल दिया, कितना हुआ 27 करोड़, कितना 37 करोड़ ना रुपए, बोलो हाँ है ना। सो 37 करोड़ का हमने तुमको फी बोला स्पेशल, वेरी स्पेशल बैच, एकदम पर्सनल अटेंशन है, इतना अटेंशन देंगे जितना उसने भी नहीं दिया होगा। अरे बोलो ना आया ना। अब तुम आए एक दिन, तुम बोले हाँ ये बैच में हमको एडमिशन चाहिए, और फिर तुमने एक चेक दिया, क्या दिया बोले एक बार उसे, चेक। और एक चेक तुमने दिया, कितने का तुमने चेक दिया पहला वाला, तो लेट्स से तुमने 10 करोड़ का चेक दिया। कितने करोड़ का चेक दिया, 10 करोड़। अब सवाल यह है 10 करोड़ दिया, टोटल फीस 37 करोड़, कहां लगाएंगे 10 करोड़, किसको लगाएंगे ये 10 करोड़, ये 10 करोड़ को किस प्रोपोर्शन में, किस अप्रोप्रिएशन में लगाना चाहिए, एनीवन। दिस इज द कंसेप्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ईच। सो कहां लगाए 10 करोड़, बोलो एक बार, प्रोपोर्शनेट सबको लगा दूं, पर तुमने बोला सार 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 सार, सर मेरे को बाकी कुछ नहीं पता, मेरे 10 करोड़ पहले मैथ्स में लगा दो, जीवी सर केस में लगा दो, ठीक है, बाकी किसी को बाबा जी का ठुल्लू, किसी को कुछ नहीं देना, बोले सर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। समझो ये 10 करोड़ लेके आया है, नाम बोल, सारे आए, सारे 10 करोड़ लेके आया, सारे सोच रहे मेरे को झटक भी दिया तो भी नहीं निकलते, पर सारे अगर 10 करोड़ लेके आया तो बोले मेरे को जो मैथ्स में 10 करोड़ लगाने हैं, बोला बहुत बढ़िया शानदार, 10 करोड़ मैथ्स में, तो कहीं और लगेंगे नहीं। इट इज डायरेक्शन ऑफ सारे, डायरेक्शन ऑफ क्या लिखवा रहे उसे, सारे। समझ में आ रहा है पक्का, हाँ है ना, जोर से बोलो सुनो। फिर ये आई मैडम, मैडम नाम बोलो, हाय व्हाट्सअप, अरे बोलो ना, सानिका, अच्छा उधर वाली नहीं, अच्छा सानिका मैम इंटरेस्टेड है, सानिका, सान्या, सान्या ने लाए 20 करोड़ रुपए, कितने करोड़ लाए, 20 करोड़। अब सान्या ने 20 करोड़ लाए, उसको पूछा सान्या किसके क्लास में लगाओ, बोले ऋषभ सर भारी दिखते, पहले उनके इसमें लगाओ, बोलो हाँ है ना। तो पहले 15 करोड़ किसके इसमें गए, बोले एक बार ऋषभ सर एज पर क्या, बोले एक बार जो से डायरेक्शन। फिर भी हमने सान्या को पूछा यहां तो सिर्फ 15 करोड़ माइनस हुए, बचे हुए 5 करोड़, उसका कुछ भी करो, बोले मेरे को लेन देन नहीं, ऋषभ सर को देख लिया, बात खत्म। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। तो ऐसे सिचुएशन में कितने करोड़ बचे, बोले एक बार 5 करोड़। इसके लिए कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, तो ये एकदम प्रोपोर्शन में जाएंगे, थोड़े से इधर, थोड़े से इधर, थोड़े से इधर, इधर का हो गया, हाँ समझ में आ रहा है, 5 करोड़ एकदम ऐसे, एकदम हौले हौले प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। फिर समझो एक और रईस लड़का आ गया, नाम बोलो, साहिल, साया, सो साया, साया लेके आ गया 30 करोड़। कितने करोड़ लेके आया साया, 30 करोड़, बम पैसा था साया के पास, 30 करोड़ तो चिल्लर जेब में रखता था वो। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। साया है 30 करोड़ लेके, हमने उसको पूछा साया किधर लगाना है, किधर भी लगाओ, किधर सट्टे में लगाओ, जुए में, अरे बोला क्लास फीस किधर लगाना है, तो साया बोलता अच्छा क्लास फीस लगा लो तुम्हारी मर्जी से जहां लगाना है। अब कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया, तो कौन से ऑर्डर में जाएगा, क्रोनोलॉजिकल। कौन सी डायरेक्शन में, फर्स्ट प्रायोरिटी क्रोनोलॉजिकल। और अगर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर नहीं होगा, सब एट अ टाइम स्टार्ट हुए होंगे, एट अ क्या वाले बार से टाइम, सभी क्लासेस एट अ टाइम स्टार्ट हुए, तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड प्रोपोर्शनेट, सेकंड क्या वाले बार से प्रोपोर्शनेट। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। दिस इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो इसका रूल क्या है, रूल बड़ा सिंपल है। रूल नंबर 1, जब भी बंदा पैसे लेके आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी एज पर डायरेक्शन, एज पर क्या एक बार से डायरेक्शन ऑफ पेयर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में डायरेक्शन नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी नहीं है तो थर्ड
शनेट। अरे बोलो ना, समझ में आया पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलो इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, लिवलं का? बोलो हाँ है ना? डन। चलो आगे बढ़े बच्चों। अरे बोलो यस सर नो। ओके सो ये चीज हो गया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, यहां तक समझ में आया? ओके नीचे अब रजिस्टर में हेडिंग डालो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड वाला टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ क्या लिखवा जैसे कॉन्ट्रैक्ट। ओके उसके अंदर लिखना द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड, the contract can be discharged in the following ways. The contract can be discharged in the following ways. First, proper performance of the contract and completing the same. Proper performance of the contract and completing the same. Proper performance of contract and completing the same. एक लाइन छोड़ के सेकंड, एक लाइन छोड़ के सेकंड। Contract becomes impossible to perform. Contract becomes impossible to perform due to point number A, due to सब point A, destruction of subject matter, जिसका कॉन्ट्रैक्ट था वो चीज ही खत्म हो गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पॉइंट नंबर बी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड स्टेट,
नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड स्टेट. Point number C, non-existence of required state. Point number C, incapacity to perform, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई अनसाउंड हो गया. Incapacity to perform. Point number D, change in law. Point number D, change in law or operation of law. Change in law or operation of क्या लिख बार उसे law. Point number E. Point number E, outbreak of war. Outbreak of war. Outbreak of war. Point number F, any otherwise impossibility. Any otherwise impossibility, such as strikes, riots, lockouts. Strikes, riots, lockouts. Strikes, riots पता है ना, lockouts. Point number next, E लिखा ना अभी, F. Point number G, F लिखा कि G, कौन सा लिखा? उसके बाद में point G, मतलब F लिखने वाले हो या G लिखने वाले हो? हाँ, G, commercial impossibility. Commercial impossibility. H, partial failure. H, partial failure. लिख लिया सबने? उसके नीचे एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट वाला. The contract can also be discharged by mutual agreement. The contract can be discharged by mutual agreement. Next main point. The contract can be discharged by mutual agreement. कितने तरीके से चेंज हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से? सबसे पहला नोवेशन, सुना है आपने? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर. एक बार सब जन बोलो क्या क्या? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेव. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सुना है? व्हाट इज नोवेशन? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो. इट इज काइंड ऑफ अल्ट्रेशन ओनली. दूसरा अल्ट्रेशन के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉज चेंज कर दो, पर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज चेंज करना भी तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही है ना. सो नोवेशन, अल्ट्रेशन आर क्वाइट सेम. कंसेप्ट समझ में आए? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, सॉरी रेमिशन, आपने आपका पार्ट परफॉर्म कर लिया, सामने वाले पार्टी को परफॉर्म करने के लिए वेव ऑफ रेमिट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है कंसेप्ट? सो रेमिशन पढ़ते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट और लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, ये नॉर्मली होता है. तुम दुकान में कुछ खरीदने के लिए गए, कैश लेके गए, पेटीएम है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में तुम दुकान में कुछ खरीदने के लिए गए, उसने तुमको प्राइस बोला एक हाथ चीज का, सर 63 रुपीज हुआ. कितना हुआ? 63. तुम्हारे पास डायरेक्ट 100 के नोट है, तो आपको 40 रुपए वापस देता है और बोलता है जाने दे 3 रुपए मत दो सर. होता है कई बार, चिल्लर ऊपर की छोड़ देता है, हाँ है ना. दिस इज रेमिशन. क्यों रेमिशन है ये? क्योंकि इसके अंदर लेसर अमाउंट उसने एक्सेप्ट किया है. उसने पूरे 63 एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसने 60 में ही एक्सेप्ट कर लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना. उसके बारे में व्हाट इज रिसेशन? बोथ द पार्टीज एग्री टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही मर गया कि एक दूसरे के साथ कुछ करना है. इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोलो यस और नो. रिसेशन. और सबसे आखिरी वेवर. वेवर मतलब एक पार्टी ने खुद का पूरा काम कर लिया और दूसरे को बोल रहा है जाने दे, अब मेरी इच्छा नहीं है, छोड़ दिया सामने. ब्र अच्छा सोच भिखारी मानुस. ठीक है, लेट्स गो. एक आदमी ने पूरा काम कर लिया, दूसरे की इच्छा नहीं. ओके, ये चीज को याद रखना. वेवर मतलब सामने वाले का पूरा परफॉर्मेंस ही छोड़ देना. एक बार वापस नाम लो, क्या है? नोवेशन. अच्छा, नोवेशन मतलब क्या? सब जन बोलो. नोवेशन मतलब क्या? पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना. नोवेट, नो इनोवेट सुना है? वैसा नोवेशन मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट नया करना. रिप्लेसमेंट. अल्ट्रेशन, क्लोज क्लॉजेस चेंज करना, बट इज एज गुड एज केवल एक बार नोवेशन. तीसरा रेमिशन, पार्शियल एक्सेप्टेंस. चौथा रिसेशन, दोनों पार्टीज बोल रहे हैं हमको कुछ करना ही नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? एंड वेवर, एक का परफॉर्मेंस हो गया, दूसरे को पूरा छोड़ देना. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्पैच बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखा सबने? हाँ है ना. एज फॉलोज लिखा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एज फॉलोज. पॉइंट नंबर ए, नोवेशन.
नोवेशन डैश करके नोवेशन के आगे लिखना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू वन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू वन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद क्या लिख बाजू से न्यू वन। पॉइंट नंबर बी, अल्ट्रेशन। पॉइंट नंबर बी, अल्ट्रेशन। चेंजेस ऑफ फ्यू क्लॉज, उसी में चेंजेस ऑफ फ्यू क्लॉजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, changes of few clauses of contract, but it is as good as novation. Changes of few clauses of the contract, but it is as good as क्या बोले एक बार उसे novation. As good as novation. Point number C, remission. Point number C, remission. Acceptance of lesser performance from the contract, acceptance of lesser performance of the contract or lesser amount, or lesser amount. लिख लिया सबने? नेक्स्ट रिसेशन, रिसेशन, both the parties agrees to breach the contract, both the parties agrees to breach the contract, point number E, waiver, point number E, waiver। उसके अंदर one party has performed his part, one party has performed his part, one party has performed his part, and he waives the performance, and he waives off the performance of the other party, and he waives off the performance of the other party, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? जोर से बोले सर। नो, चलो नेक्स्ट वन, अगला वाला एक लाइन छोड़ के। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? मेन वाला। अच्छा, ये सब लिखवा के दूं ना अच्छे से कि पढ़ लोगे खुद, या प्रॉपर पॉइंट बना के दे रहा हूं? अरे झेप रहा है, नहीं झेप रहा है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मेन वाला, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, discharge by operation of law, discharge by operation of law। उसके अंदर लिखना, the contract can be discharged by operation of law, contract can be breached by discharge of operation of law, by death, comma insolvency, comma alteration, comma merger of rights, अल्ट्रेशन कॉमा क्या बोले बाजू से मर्जर ऑफ राइट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। चलो, अब मर्जर ऑफ राइट्स मतलब समझो। अब इसके लिए हम हमारा एग्जांपल देते हैं। हम कई बार बुक्स प्रिंटिंग वगैरह को भेजते हैं। अब हर एक बुक सेट जब प्रिंटिंग को भेजते हैं तो हर एक बुक सेट का अलग बिल बनता है। किसी बुक का 3 लाख, किसी बुक का 4 लाख, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब जब समझो मैंने तुम्हारी फाउंडेशन की बुक प्रिंट करने के लिए भेजी, उसका 3 लाख का बिल आया। कितने का आया? 3 लाख। और फिर मैंने एक इंटर की बुक प्रिंटिंग के लिए भेजी जिसका 6 लाख का बिल आया। तो मैं जब पेमेंट करता हूं तो मैं ऐसे नहीं करता कि 3 लाख का इसका किया, 6 लाख का इसका किया। मैं क्या बोलता हूं, दोनों का मिलकर पेमेंट बता कितना है, और प्रोपोर्शनेटली 5-1 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है, जो दोनों के खिलाफ लगाने। अब यहां पे मैंने क्या किया, 2 बुक्स के 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे केसेस में 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बचे ही नहीं, तो उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अरे समझ में आ रहा क्या?
नेक्स्ट वन, उसके बाद में नेक्स्ट मेन पॉइंट एक लाइन छोड़ के, discharge can also be done by breach of the contract. Discharge can also be done by breach of the contract. Discharge can also be done by breach of contract. And breach are of two types. And breach are of two types. कौन कौन से breaches होते हैं बच्चों? एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच. ब्रीच आर ऑफ टू टाइप्स. उसके नीचे पॉइंट नंबर ए एक्चुअल ब्रीच, पॉइंट नंबर ए एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच which means denying to perform the contract, denial to perform the contract, denial to perform the contract at exact time when the performance is expected. At exact time when the performance is expected. When the performance क्या बोले एक बार उसे expected. लिखा सबने? पॉइंट नंबर बी एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, उसके अंदर लिखना denying the performance of contract, denying the performance of contract much before denying the performance of contract much before the actual performance is due, much before the actual performance is due is anticipatory breach, is anticipatory breach. Full stop. अब एक्चुअल ब्रीच एंटीसिपेटरी ब्रीच का एग्जांपल समझो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सारिया की शादी है. सारिया ने एक टेलर पकड़ा. टेलर को उसने शेरवानी सिलने के लिए दी कि जा भाई मेरे लिए शेरवानी सिल के ला. और शादी के एक दिन पहले या शादी के दिन ही टेलर इसको शेरवानी देने वाला था. नाउ व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच? सारिया इधर चड्डी बनान पे घूम रहा है. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे को अभी टेलर से शेरवानी आएगी. टेलर ने टाइम पे फोन किया, सर तुम्हारी वो शेरवानी है ना वो बन तो गई थी, पर जब हम लास्ट प्रेस कर रहे थे ना तो थोड़ा जोर से ही प्रेस हो गया. तो सर वो जो ना उसमें से ना सर एकदम पता नहीं, योर शेरवानी गॉट स्मोकी, योर शेरवानी गॉट स्मोकी, धुआं निकलना शुरू हो गया. अब मुझे एक बार बताओ, उस दिन शादी है, 1 घंटे 2 घंटे बाद शादी है, सवेरे फोन आता है शेरवानी नहीं है, बोलो हाँ या ना. अगर चड्डी बनान पे बैठेगा मंडप में. एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन परफॉर्मेंस है उस दिन वाट लग गई. दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच, सारे ने शेरवानी सिलने के लिए डाली और जो टेलर था उसका सारे को 15 दिन पहले फोन आया, सर शेरवानी तो बनाने की बहुत इच्छा है हमारी, पर बोले अभी ना सिचुएशन ऐसा है कि जो कारागिर है, एक्सपर्ट कारागिर है, वो जॉब छोड़ के भाग गया. वो जॉब छोड़ के क्या बोले एक बार भाग गया. तो बोले तुम बोलो तो बना देंगे पर वैसी नहीं बनेगी. बोलो हाँ या ना. अब ठीक है, लड़के रहे तो कोई इशू नहीं रहता. लड़के बोलते वैसे चलता ना तो कुछ भी लगा पहन लेंगे, हाँ या ना. लड़कियां रही तो हाँ कारागिर चला गया, ओ माय गॉड्स. बोलो हाँ या ना, मेरे को तो उसी से बनाना है. बोलो ऐसा नो. एंटीसिपेटरी ब्रीच, परफॉर्मेंस के बहुत दिन पहले पता चल जाना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला. समझ में आया क्या? अरे जोर से बोलो ऐसा नो. नेक्स्ट वाला अगला एक लाइन छोड़ के, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सुना सुना लागे? क्या रेमेडीज है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? शू कर सकता है? शू तो वैसे भी कर सकता है, उसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत, ब्रीच करने की क्या जरूरत है? हाँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता है. कौन सा डैमेजेस? कौन से डैमेजेस बोलो, लिखो. रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखना. द एग्रीव्ड पार्टी हैव अ राइट,
The aggrieved party have a right to claim the compensation. Aggrieved party have a right to claim the compensation or damages. Aggrieved party have a right to claim the compensation or damages. Claim the compensation or damages as follows. As follows. Point number A, nominal damages. What is nominal damages? मतलब ऐसी फाइलिंग वाइलिंग का छोटे मोटे डैमेजेस, एग्रीमेंट का खर्चा, फाइलिंग वाइलिंग का खर्चा, जिसमें कोई डैमेज एक्चुअली है नहीं, वो सिर्फ खर्चा होता है कि जो एग्रीमेंट करने के लिए खर्चा लगा, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए खर्चा लगा, वो रिफंड हो रहा है. सो नॉमिनल डैमेजेस डैश करके लिखना. इट इज इन फैक्ट नो डैमेज हैज बीन सफर्ड. It is in fact no damage has been suffered. It is in fact no damage has been suffered, but it is just a compensation. It is in fact no damage has been suffered, but it is just a compensation for expenses incurred over a contract. It is just a compensation for expenses incurred over a contract. एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर क्या बोले एक बार उसे कॉन्ट्रैक्ट. फुल स्टॉप. लिव लगा. जोर से बोलो सर. नो. पॉइंट नंबर बी, डिटोरियोरेशन डैमेजेस. डिटोरियोरेशन डैमेजेस. डिटोरियोरेशन डैमेजेस dash a damages which can be claimed from transporter. Damages which can be claimed from transporter from delay in delivery of the goods, for a delay in delivery of the goods, for loss of opportunity, for loss of opportunity, and वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट खराब हो गया. लॉस ऑफ उसको कुछ तो भी कहते हैं. डिटोरियोरेशन ही वर्ड है एक्चुअली उसका. डिटोरियोरेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, पर उसी को तो डिफाइन कर रहे जीवन में. लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और क्या कहते हैं उसको, एक स्पेसिफिक वर्ड है ना, है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. और डिटोरियोरेशन ही लिखो, कोई ऑप्शन ही नहीं है. लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटोरियोरेशन ऑफ गुड्स. लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटोरियोरेशन ऑफ गुड्स. Deterioration of goods. Depletion. Depletion in the value of goods. ठीक है. So deterioration or depletion in the value of goods. Next. Next वाला C. C है ना ये. Liquidated damages. Liquidated damages. These are the damages. These are the damages agreed by the parties. These are the damages agreed by the parties at the time of the contract. These are the damages agreed by the parties at the time of the contract and written in the agreement. This includes compensation and penalty. This includes compensation and penalty. Compensation and penalty. Next, special damages. D है नहीं है. D special damages. What is special damages?
समझो तुमने रॉ मटेरियल परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 100 रुपए का, कितने का बोले एक बार से 100 रुपए, और टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लायर ने तुमको रॉ मटेरियल दिया ही नहीं, पर अब तुमको उस रॉ मटेरियल के बेसिस पे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, इसलिए तुमने ओपन मार्केट में सेम रॉ मटेरियल परचेस करने गए जो तुमको मिला 130 रुपए का। अब मुझे एक बार बताओ तुमने कितने रुपए ज्यादा पे किए, जोर से बोलो कितने ज्यादा पे किए, 30। अब ये 30 रुपए तुमने जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया 100 रुपए वाले ने, उससे क्लेम करना पड़ेगा। जोर से बोलो यस और नो। इसे कहा जाता है स्पेशल डैमेजेस। कौन से डैमेजेस बोले एक बार, स्पेशल। तो लिखना द डैमेजेस caused due to non-performance of the contract, caused due to non-performance of the contract, caused due to non-performance of the contract, and extra cost incurred, for replacing such a contract with the other one, for replacing such a contract with the क्या बोले एक बार उसे other one, as it was essential for future performance, as it was essential for future performance। इसको स्टार मार्क करना स्पेशल डैमेजेस को। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन स्पेशल डैमेजेस के हैं, बोलो। रिप्लेसिंग पॉइंट एक बार किसी का देख के लिख लेना ना प्लीज, क्लास होने के बाद चाहिए तो लिख लो, नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, मेरे को याद नहीं आएगा एग्जैक्ट इसलिए, ठीक है। ओके सो लिख लिया सबने, हाँ है ना। इसको स्पेशल डैमेजेस को मार्क करना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तुमको क्या किया जाएगा, तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि एक पर्सन को शर्ट परचेस करने थे, कई बार तुमने क्वेश्चन देखा भी होगा। एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया शर्ट परचेस करने का स्कूल के बच्चों के लिए होलसेल में 130 रुपए में, कितने में किया बोले एक बार 130। उसको आगे स्कूल के बच्चों को स्कूल को शर्ट्स बेचने थे, स्कूल के बच्चों को शर्ट्स बेचने वाला था 180 रुपए में। अब जब ओरिजिनल 130 में उसको शर्ट आने की बारी आई, समझो मिस्टर ए से वो 130 में शर्ट लेने वाला था, मिस्टर ए ने टाइम पे एक्चुअल ब्रीच कर दिया, शर्ट्स कुछ दिए नहीं, इस वजह से ये बंदे को शर्ट्स परचेस करने पड़े ओपन मार्केट से 150 रुपए में, और फिर स्कूल को बेचने पड़े 180 में। अब इसने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगाया बोले एक बार, 30 रुपए, तो ये 30 रुपए वो क्लेम कर सकता है मिस्टर ए से। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर नो। ऐसे तुमको केस स्टडी दिया जाएगा और तुमको कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा, असेस कर लो कितना डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्लियर है। तो उसको स्टार मार्क करके रखना, बहुत सिंपल है। जितना मार्केट में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा और जितने का कॉन्ट्रैक्ट था, मार्केट कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर, जोर से बोले सर नो। पर समझो ऐसा केस है कि ये शर्ट और कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करता और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, 130 में खरीदने वाला था, 180 में बेचने वाला था। 130 में मैं क्या करने वाला था, खरीदने वाला था, कहां बेचने वाला था, 180 में। और ये शर्ट कोई बनाता ही नहीं है, एकदम टेलर मेड प्रोडक्ट है, वही बंदा बनाता है, उसने टाइम पे टांग दे दी। तो भाई साहब तुम कितना डैमेजेस क्लेम करोगे, 50 रुपए पर शर्ट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन है उसके लिए हमने क्लेम करना है। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार यस और नो। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस बहुत काम का है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला, विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस। विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस सुना है कभी? विंडिकेट एग्जाम्पलरी नहीं पता तुमको? कितना तो कॉमन है ये। मान हानि का दावा सुना है? बस यही है, मान हानि का दावा, ठीक है। मान हानि का दावा, सिंपल एग्जांपल कोई इसका, मान हानि का दावा बताओ। शादी तोड़ना, भाई जुड़ने तो दे। ओके, मान हानि का दावा, एक बिजनेस एग्जांपल। मुकेश भाई ने, मुकेश भाई मालूम है ना, मोटा भाई, बोलो हाँ है ना। मुकेश भाई के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े रहते, बोलो हाँ है ना। इतना पैसा है आदमी के पास में, मुकेश भाई भगवान को हाथ जोड़ता है ना, तो भगवान को बोलता है, हे भगवान तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बोलना। समझ में आ रहा है? इतना पैसा है आदमी के पास। मुकेश भाई ने एक चेक इशू किया 10 लाख रुपए का। कितने लाख का? जस्ट लाइक पीनट्स। आज बोलोगे हाँ जीवन में, जस्ट लाइक क्या बोले एक बार उसे, पीनट्स। 10 लाख का चेक मुकेश भाई ने इशू किया। बैंक थी ICICI बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक ने चेक देखा और क्या पता कुछ फालतू मिस्टेक की वजह से चेक रिजेक्ट करके बाउंस करवा दिया। चेक बाउंस हो गया, रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर को पता चल गया। न्यूज रिपोर्टर्स ने मार्केट में हल्ला कर दिया, मुकेश अंबानी हो गया बैंकरप्ट, 10 लाख का चेक भी हो गया बाउंस। फिर वो न्यूज वाले, तुमको पता रहता, इमीडिएट एकदम सब परम्यूटेशन ओपन हो जाते उनके। वो एक दाढ़ेल आदमी आता है ऐसे बुच्ची वाला, गौर से देखिए इस आदमी को, दुनिया का सबसे रईस बंदा हुआ करता था, आज खाने के पैसे नहीं है, भीख मांग रहा है। बोलो हाँ है ना। दूसरा आएगा, मुकेश अंबानी जी की जो कुंडली है ना उसमें राहु चढ़ा बैठा है। तीसरा चंद्रयान पे चढ़ के बोलेगा, मुकेश अंबानी अगर चंद्रयान के अंदर कंट्रीब्यूट करते तो हो सकता था आज वो बहुत पैसा कमाते। अरे बोलो ना हाँ या ना। जो नहीं वो चीज को जोड़ देंगे, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। अरे बोलो हाँ या ना। अब मुकेश अंबानी को पूरा मार्केट में, हालांकि बंदे का पैसा बहुत, वो आईसीआईसीआई बैंक की शिली मिस्टेक, मुकेश अंबानी की थू शेयर के प्राइसेस ड्रॉप हो गए, दनादन जियो के प्राइसेस कम, लोगों ने जियो के कनेक्शंस लेना बंद कर दिया मुकेश अंबानी गया करके। कुछ लोगों ने तो अफवाह फैला दी, आदमी निपट गया। अरे कुछ भी हो सकता है इंडिया में, बोलो हाँ या ना। इस मुकेश अंबानी का हो गया दिमाग खराब। उसने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर केस ठोक दिया, मां नानी का दावा, मेरा चेक तुमने बाउंस ही कैसे किया। अच्छा बाउंस हुआ तो इतना बड़ा प्रपंचा क्यों हुआ। लंबा चौड़ा 50-60 करोड़ का कंपेंसेशन मांगा। विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस, मान हानि का दावा। जब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर नो। समझो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझो, शादी तय होगी। हाँ मैडम नाम बोलो, दोनों में से किसी का भी बोलो। तो वो सही, तो तेरा बोलना मेरे को तो करनी नहीं है, मैंने नहीं बोलूंगी। बोलो। कशिश की शादी तय हुई। समझो कशिश की शादी तय हुई पप्पू से। किससे बोले एक बार, जो से पप्पू से। और टाइम पे पप्पू जी ने टांग दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में एकदम प्रचार हो जाएगा, प्रसार होगा, शादी टूटती तो एकदम अफवाह फैलती है ना। बोलो हाँ है ना। कशिश का हो गया दिमाग खराब, बोले ऐसे कैसे, खुद पप्पू और मेरे इसे शादी तोड़ेगा। कशिश ने केस ठोक दिया, कम से कम 100-70-80 करोड़ रुपए मांगे, मान हानि का दावा। आपको पता है शादी में आजकल ये होता है, मतलब पहले हुआ करता था, अभी आपके केस में तो नहीं पता, आज के डेट में शादी होती है क्या, ये क्वेश्चन है मेरे को। पहले ऐसा होता था कि जब भी शादी की बात चलती थी और लड़के वाले लड़की वाले मिलके जब बात फिक्स करते थे कि अब शादी कंफर्म, तो एक्चुअली एक बॉन्ड पेपर कैरी करता था एक बुजुर्ग आदमी, घर का सबसे बुजुर्ग, खतरनाक, कि एक पैर कब्र में एक पैर शादी में। ठीक है। और पेपर कैरी करके इमीडिएटली वो उसके ऊपर लिखता था कि दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल, दिस इज द नेम ऑफ बॉय, दे बोथ एग्री टू मैरी ईच अदर, इफ इन केस देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी और द प्रॉब्लम और दे डू नॉट एग्री विदाउट अ रीजनेबल कॉज, सच अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन शुड बी पेड। हो वो फुल स्टॉप करता था, ऊपर से बोलता भी था, शायद अपन सब शर्मा रहे हैं इस चीज को साइन करने के लिए, कृपया साइन कर दे। और वो सब जितने लोग प्रेजेंट है ना, सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं, दूल्हा दुल्हन, मम्मी पापा, चाचा भतीजा, मामा भांजे, वो चिंटू मेले मामा के शादी में जल्लू लाना, उसका भी थंब ले लेता था वो। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब ऐसा करने के बाद में शादी टूटी, ऐसा करने के बाद में शादी टूटी, तो जितना कंपेंसेशन लिखा है देना पड़ेगा। विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस। समझ में आया सबको? आज बोलोगे हाँ, जल्दी बोलो, कल सवेरे पनवेल जाना है मेरे को। समझ में आया कि पक्का सबको? जोर से बोलो हाँ या ना। चलो ये चीज होने के बाद में अगले वाले चीज के ऊपर अपन जा रहे हैं, इंटरेस्ट। अभी कौन सा सब पॉइंट लिखा था? सब पॉइंट। अरे सब पॉइंट नंबर भिखारी लोगों, ई लिखा, एफ डालो, व्हाट द एफ। ठीक है, लिखना इंटरेस्ट। ऐसे सुस्त रहते ने, मोदक खा के आए कि तुम सवेरे सवेरे? विंडिकेट एग्जाम्पलरी में कुछ नहीं लिखा है, कुछ चीज नहीं लिखा है। ओ माय द गॉड्स, लिखो, दीज आर द डैमेजेस, these are the damages claimed for loss of reputation. These are the damages claimed for loss of reputation these are the damages caused due to loss of reputation. लिख लिया सबने हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2,
मतलब उसी के अंदर कंटिन्यू करना। सच अ लॉस कैन बी ड्यू टू, सच अ लॉस कैन हैपन ड्यू टू लिखना, सच अ लॉस कैन हैपन ड्यू टू in case of, due to in the case of breach of marriage contract, breach of marriage contract, or dishonor of check etc, dishonor of check etc. लिख लिया सब? नेक्स्ट एफ पॉइंट क्वांटम मेरिट, सॉरी इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर एफ इंटरेस्ट। उसके अंदर लिखना द इंटरेस्ट इज अ डैमेजेस, द इंटरेस्ट इज डैमेजेस फॉर फिनेंशियल लॉस, the interest is a damages for the financial loss caused, interest is a damages for financial loss caused due to, caused due to financial, caused due to financial misapplications, misapplications. It can be simple or compound interest, it can be simple or compound interest, it can be simple or केवल एक बार compound interest as per agreement, it can be simple or compound interest as per केवल एक बार उसे agreement, full stop। लिख लिया सबने? नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट मेन पॉइंट डालना क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट सुना है कभी? व्हाट इज क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट जितना काम हुआ है उतना खर्चा क्लेम करने का। लिखना क्वांटम मेरिट मींस, इट मींस द परफॉर्मर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, it means the performer of the contract can claim the compensation, the performer of the contract can claim the compensation for the cost incurred, can claim the compensation for the cost incurred for performance of such a contract, for the cost incurred for performance of such a contract in the proportion of its execution, in the proportion of its execution। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बी उसी में, the quantum merit can be applied, quantum merit can be applied in following cases, in following cases, सब पॉइंटिंग करना, रोमन वगैरह में करो तो भी चलेगा। in following cases where contract performance in a part is accepted, where contract performance in a part is केवल एक बार उसे accepted, सब पॉइंटिंग नेक्स्ट, where person delivers the something, where person delivers something and other person accepts the same, person accepts the same, मतलब आपने कुछ किसी को डिलीवर किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे अमेजोन का एक गलत पार्सल आपके घर पे आ गया,
और तुमने ले लिया। समझो आईफोन 15 नया नवेला कोरा करकरीत गरम गरम ऐसे तुम्हारे घर पे आया, टिंग टोंग, सर अमेजोन का पार्सल है, कवर से कुछ समझ में नहीं आया, तुमने ले लिया। खोल के देखते तो क्या, आईफोन 15। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में तुम फोन देखोगे, बोलोगे अरे वाह वाह वाह, बोलो यस और नो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में कुछ दिनों बाद वापस अमेजोन वाला आया, सर पैसे, तुमने बोला काय के पैसे? तो बोले सर वो 15 दिया ना तुमको। तुम बोले मैंने तो बुलाया ही नहीं था। तो बोलेगा यूज कैसे किया? बुलाता कोई नहीं, यूज सब करते हैं। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो पैसा देना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। नेक्स्ट सब पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, divisible and parts of the contract are being performed, and the parts of the contract are being performed and complete, are being performed and क्या बोले एक बार जो से complete। लिख लिया सबने? जोर से बोले सर ना, यहां पे क्वांटम मेरिट होता है खत्म। आइडिया क्लियर है? और फिर दो चीजें आप और कर सकते हो ब्रीच में, जैसे सूट फॉर परफॉर्मेंस, सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा लो केस करवा के, या इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या होता है कि कोर्ट के तरफ से ऑर्डर ला लो सामने वाले के खिलाफ कि भाई स्टॉप ऑर्डर या स्टे ऑर्डर या परफॉर्मेंस ऑर्डर। क्लियर है? तो ये आपने बुक में से पढ़ लेना, यहां आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर नो। सो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन ने सही तरीके से लिख के दिया है पूरा का पूरा, आंसर राइटिंग पॉइंट्स के साथ। खास करके डैमेजेस वाली चीजें बहुत सारे लोगों को लिखते नहीं आती। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आई हैव इंश्योर्ड कि ब्रीच और डैमेजेस को हमने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए वो सीधा सीधा लिख लेना, लॉजिकली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन लिखना इज द मेन कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। चलो आज हम यहां पे काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। कल गणपति बैठ रहे हैं ना, सबके लिए गणपति बाप्पा, ठीक है? आराम से कल छुट्टी लो, आराम से आना परसों, परसों से अपन अपना नया एक्ट शुरू कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इसमें एक काम करना, तुम्हारे बुक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस छोड़ो, वो एटलीस्ट रीड करके आना, ठीक है? सभी क्वेश्चन रीड करना, होमवर्क में दे दूंगा, पर कल गणपति भी है तो उस सिचुएशन में तुम पढ़ोगे और पढ़ना भी है सभी क्वेश्चन और साथ में लिखना भी है, तो दोनों दोनों नहीं होगा। तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के सभी क्वेश्चन जितने बुक में है वो सब रीड करना, हो सके तो उसमें से टफ टफ वाले सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? प्रैक्टिस तो अपना चलता ही रहेगा। अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पार्टनरशिप में सभी इसमें प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, ठीक है? पर टॉपिक चेंज हुआ है, टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो रादर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, ठीक है?